हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से हम ऑनलाइन पढ़ाई पर आ गए, है ना। वैसे हमारे पुनरावर्तन के अंदर यानी कि रिवीजन के अंदर पहला प्रश्न, जो प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, प्रश्न नंबर 1 से 5 जो लिखा दिया है सबको, है ना, तो वो आप पढ़ लेना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है जो है प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, बराबर, जिनके प्रश्न है 6 से 10। अब उसमें लेसन नंबर है ऐसे 1, लेसन नंबर 3 और 9, और ऐसे 2 में लेसन नंबर 2, 4, 7, बराबर। तो इनमें जितने भी प्रश्न है मैं यहाँ आपको समझाऊंगी और प्रश्न लिखकर आपको पीडीएफ भेज दूंगी, जो आप अपने नोट में अच्छे अक्षर से लिख लोगे, बराबर। तो देखते हैं ऐसे 1 का लेसन नंबर 3 और 9, बराबर। तो लेसन नंबर 3 के अंदर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहकर सुनीता ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, बराबर। अब उसका उत्तर है, ध्यान से सुनिए, कि सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। साथ ही इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। तो ये काम सुनीता ने किया था, बराबर। अब दूसरा प्रश्न है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अंतरिक्ष में 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक कर अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। उसने पृथ्वी के 2967 चक्कर लगाए। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन म्यूजिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता ने 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर रिकॉर्ड बनाया, बराबर। अब आगे है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देते हुए सुनीता ने क्या कहा? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देते हुए सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी।
यह दृश्य बहुत मनोहर था। बराबर। अब है सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। तो सुनीता ने कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और साहस से अपने सपने साकार किए। उनकी अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने में 8 साल बाकी थे। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। समझ गए? तो ये हमारे लेसन नंबर 3 के प्रश्न थे। अब लेसन नंबर 9। के अंदर प्रश्न है, चूड़ामणि ममता को स्वर्ण स्वीकार करने के लिए क्यों कहते हैं? तो क्योंकि सामंत वंश का अंत समीप था। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता था। जब उनके पास मंत्रित्व न रहेगा तब यह स्वर्ण ममता के काम आएगा और इसलिए वह स्वर्ण स्वीकार करने के लिए कहता है। अब आगे प्रश्न है, ममता ने मुगल को आश्रय क्यों दिया? तो ममता ब्राह्मणी थी और अतिथि देव का सत्कार करना वह अपना कर्तव्य और धर्म समझती थी। अपने कर्तव्य पालन की भावना से प्रेरित होकर ममता ने मुगल को आश्रय दिया। अगला प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो ममता जब 70 वर्ष, 70 यानी 7 और 0, गुजराती में जीना आप 70 कहते हो, वह हिंदी में 70 वर्ष की वृद्धा हो जाती है। तब उसका शरीर रोग का घर और जीर्ण बन जाता है। एक दिन जब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती तब उसकी सेवा में गांव की कुछ स्त्रियां उसे घेर कर बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। बराबर। ममता ने अश्वारोही से क्या कहा? तो ममता ने अश्वारोही से कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इनका मकान बनाओ या महल। बराबर। तो ये अगला प्रश्न था। अब आगे क्या है? कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में लिखिए। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। वह मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। उसने शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। वह गीता का पाठ करती थी। ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी।
वह अत्यंत परोपकारी थी। वह लोभ और स्वार्थ से बहुत दूर थी। बराबर। अब ऐसे टू का लेसन है 2, 4 और 7। तो लेसन नंबर 2 के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। बराबर। तो उसमें है मरुभूमि, रेगिस्तान। ये प्रश्न भी मैंने लिखाया तो है, पर जिन्होंने नहीं लिखा है वह सुनकर लिख सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ लिखने के लिए आई बुक या कुछ हो तो उसमें से देखकर लिख लेना। तो पहला, मरुभूमि या रेगिस्तान। रेगिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। मरुभूमि में बरसात बहुत कम या न के बराबर होती है। यहाँ पानी की कमी होती है। पानी के लिए भटकना पड़ता है। यहाँ केवल वही पौधे हो सकते हैं जिनमें पानी संचय करने की अद्भुत क्षमता हो। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेतीले प्रदेश में लोग ऊंट पर प्रवास करते हैं। बराबर। कच्छ के 3 बड़े शहर, तो मांडवी, भुज और मुंद्रा कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी में अति सुंदर बंदरगाह है। यह राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ जैसे दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। अब अगला, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हो गया था। उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यहाँ का नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है। हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। बराबर। अब आगे, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। तो ये 4 मुद्दे आपको मुखपाठ करने हैं। इनमें से पूछा जा सकता है। अब आगे देखो, तो कुछ नहीं है। तो अब लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 के अंदर शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि अपने विचार लिखिए। बराबर। तो शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति वे बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया।
उनके इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। अब आगे, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि अपने विचार लिखिए। तो शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में ही श्रम किया करते थे। उन्हें जीवन की सार्थकता देश और समाज की सेवा में ही लगती थी। वे जो भी कार्य करते थे उसे पूरी निष्ठा और लगन से करते थे। वे सादगी प्रिय व्यक्ति थे। ऐसी विशेषताएं बहुत कम लोगों में ही दिखाई देती है या मिलती है। अब अगला प्रश्न, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में एक समृद्ध राजनैतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे शास्त्री जी ने कुशलतापूर्वक संभालकर देश की आकांक्षा को पूरा किया। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। उनका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र को लाभ पहुंचाने का रहता था। वे हमेशा आत्मसंयम से काम करते हुए अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को प्राधान्य देते थे। इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने की का जटिल कार्य पूर्ण कर सके। बराबर। अब अगला प्रश्न, कि लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के बाद भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। वे सभी गुण गांधी जी के थे जो शास्त्री जी में स्वयं आ गए थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा था। बराबर। तो ये हमारे प्रश्न है। अब उसके अंदर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक प्रश्न है जो आपको पूछा जा सके ऐसा है। बराबर। तो कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है, उसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होगा? कोलकाता में अमारू घर एक शांत जगह पर छे। हमारे बगीचे की दीवार के 10 उस तरफ एक संकरी सड़क है। અમારા બગીચાની દિવાલની પેલી બાજુ એક સાંકડી સડક છે। यह संकरी सड़क वन प्रांत पर जाकर खत्म होती है। आ सांकड़ी सड़क वन प्रांत पर जईने पूरी थाय छे। इस सड़क के दोनों ओर मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। क्या कहते हैं? आ सड़कनी બંને બાજુ મકાનો છે અને વધારે અવર જવર ન થતી હોવાથી અહીં ખૂબ જ શાંતિ હોય છે। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियां एक दूसरे का पीछा करती रहती है। આખો દિવસ તેની આજુબાજુ ખિસકોલીઓ એકબીજા પાછળ દોડાદોડ કરે છે। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत
તરતા રહેતા હૈ. તો અમારી આજુબાજુના ઝાડ પર અનેક પ્રકારના પંખીઓ દેખાય છે. આખો દિવસ હવામાં પક્ષીઓનું સંગીત રેલાય છે. बराबर. तो ये प्रश्न आपको करना है. अब लेसन नंबर 7, उसके अंदर प्रश्न है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. उन्होंने एक घोड़ा पाला था जिसका नाम सुल्तान रखा था. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाते. अपने हाथ से उसका खरहरा करते, खुद दाना खिलाते थे. संध्या के समय जब तक सुल्तान उस पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था. इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे. अब अगला प्रश्न है, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी. उसने बाबा से रामावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की. उसे देख तरस खाकर बाबा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे. अचानक उस अपाहिज ने झटका देकर उनके हाथ से लगाम छीन ली और घोड़ा ले भागा. वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह ही था. इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया. अब अगला प्रश्न है, बस. तो ये हमारे कुछ प्रश्न हुए. प्रश्न 2, 6 से 10. बराबर. अब आपको इन प्रश्नों को अपनी नोट में लिख लेना है. मैं उसके प्रश्न आपको PDF में भेजती हूँ. बराबर. कल हम देखेंगे बड़े प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 14 से 18 नहीं 11 से 13, जो सूचना अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखिए, जिनमें कुछ भी पूछा जा सकता है. खाली जगह, सही गलत, बराबर, सही जोड़ मिलाओ, जो भी है. भावार्थ भी पूछा जाए और कुछ भी, जो कि भावार्थ तो हमारे काव्य में होगा, पर यहाँ अनुवाद भी पूछा जा सके, तो आप इसकी तैयारी करके रखना. बराबर. ओके, थैंक यू.